Hello students, today we will do second part of this chapter, improvement in food resources. So welcome back. Now we will study about the next part of this chapter. So to obtain higher yield, we have discussed about this chapter overview कि हमें क्यों ज़रूरत है क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए, ये सारी टेक्निक्स के लिए. So mostly three systems are being used for the improvement in food resources. So what are that? So three पॉइंट जो हम पढ़ेंगे उनके अंडर ही डिफरेंट जो पॉइंट्स होंगे सब पॉइंट्स वो आएंगे. तो फर्स्ट वन वी विल स्टडी अबाउट क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वेराइटी में हम बात करेंगे कि वेराइटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सीड्स की वेराइटी जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम जो है वेराइटी मीन सीड्स को जो है इम्प्रूव करेंगे, हाइब्रिड सीड्स होते हैं. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब प्रोडक्शन प्रोसेसेस की कैसे मैनेजमेंट करेंगे, और लास्ट में करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे. तो ये सारे मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट. फर्स्ट पॉइंट जो अभी मैंने बात की, पहली बात क्रॉप की वेराइटी की इम्प्रूवमेंट करनी क्या है, क्या पर्पसेस है. फॉर हायर यील्ड, ज़्यादा क्वांटिटी में फूड चाहिए तो हमें क्या है हायर यील्ड के लिए, और ऐसा नहीं ज़्यादा चाहिए, गुड क्वालिटी का भी चाहिए तो बेटर क्वालिटी के लिए क्रॉप की वैरायटी की इम्प्रूवमेंट करनी है. बायोटिक एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंट. बायोटिक मीन जो लिविंग फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो लिविंग फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, क्रॉप को, उनके बारे में. लिविंग फैक्टर्स जिसमें आपके आगे इंसेक्ट्स, पेस्ट वगैरह, ठीक है, वो बायोटिक फैक्टर है. तो बायोटिक से भी क्या करना है, रेजिस्टेंट बनाना है कि वो कीड़े जो हैं, इंसेक्ट्स जो हैं वो क्रॉप को ना खाएं. तो बायोटिकली रेजिस्टेंट. ए बायोटिक, टेम्परेचर हो गया, फिर ह्यूमिडिटी हो गया, एनी एयर हो गया, दीज आर ए नॉन लिविंग फैक्टर्स को हम बोलते हैं ए बायोटिक फैक्टर्स. एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंट होना चाहिए. जो नई वेराइटी हो वो लिविंग थिंग्स से तो रेजिस्ट करे ही, कि ऐसा नहीं कि वो सब कीड़े मकोड़े उसको खा ही जाए, किसको, क्रॉप्स को, वो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं. और ए बायोटिक रेजिस्टेंट मीन्स कि वो नॉन लिविंग फैक्टर भी उस क्रॉप की वैरायटी जो नया सीड्स हमें मिले वो उसके रेजिस्टेंट हो. डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर्स. डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर, फॉर एग्जांपल आपको जो क्रॉप चाहिए वो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए. ऑब्वियसली अगर आपको सीड्स चाहिए, मान लो आपको वीट चाहिए, तो वीट के लिए आप क्या चाहेंगे कि उसमें क्या हो, सीड्स ज़्यादा हो, ना कि बहुत बड़ी उसकी स्टेम हो. वाई, ऐसा क्यों, क्योंकि जो सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे तो वो तो उसकी लेंथ के लिए यूज़ हो जाएंगे. तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट जो है उसकी सीड्स जो है ज़्यादा बने उसमें. तो डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक मतलब हमें क्या डिज़ायरेबल है. अब अगर मान लो हमने फॉडर क्रॉप है, जो एनिमल से हमें फूड स्टॉक मिलता है, तो उसके लिए हमें जो है फॉडर क्रॉप है, फॉर एग्जांपल बरसीम है या फिर कोई और प्लांट जो कि गाय है. फॉर एग्जांपल गाय दूध देती है तो हमें क्या है एनिमल स्टॉक तो मिलता है, पर गाय के लिए जो फॉडर क्रॉप है वो कैसी चाहिए, छोटी छोटी चाहिए कि बड़ी चाहिए. ऑब्वियसली बड़ी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होगा तभी तो ज़्यादा प्लांट होएंगे ना, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा खाना होगा. अगर छोटी छोटी होगी क्रॉप तो क्या है, तो ये इट डिपेंड्स ऑन द एग्रोनॉमिक करेक्टर कि हमें कौन से करेक्टर की. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास शुगर केन है. अब शुगर केन हमें लेंथ में बड़ा चाहिए कि ड्वार्फ चाहिए, ड्वार्फ मीन छोटा चाहिए, ऑब्वियसली लेंथ चाहिए. तो हमें जो डिज़ायरेबल करेक्टर है वैसी वेराइटी हमने जो है इम्प्रूव करनी है, वैसी वेराइटी हमें चाहिए. वाइडर अडेप्टेबिलिटी हो, मतलब क्लाइमेटिक, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ऐसा नहीं कि बोलेंगे क्रॉप जी खराब हो गई अब तो हमें वाइडर अडेप्टेबिलिटी, जो अडेप्ट कर पाए अपने आप को, ऐसा नहीं कि जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, या इस तरह से हम बोल सकते हैं. तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी की वैरायटी चाहिए. सीड्स की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए. अर्ली मैचुरेशन होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि एक क्रॉप आपने ग्रो सीड्स ऐसे बोए कि वो 2 महीने तो उन्होंने मतलब वो ग्रो ही करे जा रहे हैं, ग्रो ही करे जा रहे हैं. तो राइपनिंग पीरियड भी उनका क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमें क्रॉप मिलती रहे. नेक्स्ट इज क्रॉप वेराइटी कैन बी इम्प्रूव्ड. हम इम्प्रूव कर
कह सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि हम क्या करते हैं सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? हमें एक, हमारे पास दो प्लांट की वैरायटी है, तो एक वैरायटी हम वो वाली लेंगे, उसमें से एक करेक्टर हम ऐसे वाले लेंगे जिसमें क्या हो, वो मान लो हमें चाहिए कि गुड क्वालिटी के सीड, मान लो इसके सीड्स अच्छे हैं पर ये बड़ी सेंसिटिव सी है ये वाला प्लांट, ये प्लांट क्या है सेंसिटिव है, तो हम ऐसा दूसरी वैरायटी उसी की लेंगे जो बहुत रेजिस्टेंट है, मतलब चाहे सीड्स उसके हों या ना हों, पर उसमें क्या है उसके जो सीड्स तो अच्छे नहीं होते इसके, फॉर एग्जाम्पल, बट इसकी रेजिस्टेंट वर्ड है, जैसे गर्मी होगी बहुत ज़्यादा, गर्मी हो, ह्यूमिडिटी हो या मॉइस्ट बोल सकते हैं, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है एडवर्स होंगी तो भी वो सर्वाइव करती है। तो हमने क्या करना है, इस प्लांट के सीड्स की वैरायटी को, इस प्लांट के किसको, इस प्लांट की जो है रेजिस्टेंट की वैरायटी को, इन दोनों के करेक्टर को क्या कर देना है मिक्स करके, और जो नई वैरायटी हमें मिलेगी उसमें क्या होगा, उसमें क्या है गुड क्वालिटी के सीड्स भी होंगे और वो रेजिस्टेंट भी होंगे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम दो क्रॉप्स के क्या है करेक्टर्स को क्या कर देंगे, डिफरेंट प्लांट के जेनेटिकली के लिए उन दोनों के करेक्टर को मिक्स कर देंगे, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर दैट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अभी हमने फर्स्ट कर लिया क्रॉप की वैरायटी को कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम बोल सकते हैं इसके थ्रू करनी क्यों है, ये इसके रीज़न हो गए। आफ्टर दैट कैसे कर सकते हैं, आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में किया था उसका सेकेंड पॉइंट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो हम बात करेंगे, एक तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की करेंगे, इरिगेशन की करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे, तो तीन हम इसमें पढ़ेंगे कि क्रॉप की प्रोडक्शन की मैनेजमेंट कैसे करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, अब क्रॉप ने ग्रो करना है तो उसके लिए क्या है आपको न्यूट्रिएंट भी देने पड़ेंगे। सो न्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हम बोलते हैं मैक्रो, मैक्रो मीन्स ज़्यादा अमाउंट में, एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल अमाउंट में। सो दोज न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट, फॉर एग्जांपल NPK फर्टिलाइजर भी यूज़ करते हैं, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटाशियम। मेनली NPK आर द sodium, potassium and phosphorus are the macronutrients. Also calcium, magnesium and sulfur are also macronutrients. So these are the macronutrients. These are called macro due to because they require in large amount as compared to micro. Micro जो है बहुत कम amount में जो है चाहिए, इसमें आते हैं आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ठीक है। आफ्टर दैट सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब हमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलते कहाँ कहाँ से हैं, तो एयर से मिलता है कार्बन और ऑक्सीजन, एयर से। दूसरा वाटर से मिलता है हाइड्रोजन, वाटर से क्या मिलता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी मिलती है, ठीक है, वाटर से। आफ्टर दैट सॉइल से जो भी अभी हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, दैट वी विल गेट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से ही मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइजर यू नो वेरी वेल दैट फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर कहाँ बनते हैं फैक्ट्रीज में बनते हैं। सो वी कैन से दैट फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक, जो भी केमिकल्स होते हैं दैट आर इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। एंड मैन्योर इज अ नेचुरल प्रोडक्ट और नेचुरल डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट। खाद कैसे बनती है, मैन्योर जो बनती है वो प्लांट वेस्ट हम बोल सकते हैं, या पील्स हो गए, वेजिटेबल्स के पील्स हो जाते हैं, छिलके वगैरह, उनको जो उनसे जो बनता है नेचुरल डिकम्पोज होके उसको हम बोलते हैं मैन्योर। और ये फर्टिलाइज़र है, ये केमिकल है जो कि फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं, तो ये लिखा भी है फैक्ट्री में बनाते हैं, और वो क्या है खेत में बन जाती है आराम से। आफ्टर दैट अ फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, कौन, दैट इज फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र से सॉइल को कोई ह्यूमस नहीं मिलते, ह्यूमस मीन एक बोल सकते हैं नमी भी रहती है, ठीक है, नमी सी सॉइल में रहती है, दैट इज गेट फ्रॉम, नॉट गेट फ्रॉम द फर्टिलाइज़र, वट गेट लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। सॉइल जो है बैरन नहीं होती, बंजर नहीं बनती जब मैन्योर अगर दी जाए।
सो आफ्टर दैट फर्टिलाइजर आर वेरी निच. जो फर्टिलाइजर है ना केमिकल्स है, लाइक मैंने अभी NPK का एग्जांपल दिया था, तो वो एक फर्टिलाइजर है. तो ऑब्वियसली दैट इज पर्टिकुलर टू दैट न्यूट्रिएंट, वो पर्टिकुलर है उस न्यूट्रिएंट के लिए. उसमें नाइट्रोजन हो गया आपका, फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया. एंड मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच. मैन्योर में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट कंपेरेट इफ वी कंपेयर इट विद fertilizer, then it having less rich in plant nutrients. So after that, types of manure. अब manure होती कितनी तरह की है? That is farm yard manure, compost manure and green manure. तो फार्म यार्ड मैन्योर जिसमें कि हमारा क्या आता है, आपके रॉटेड वेजिटेबल्स एंड एनिमल रिफ्यूज़, जो गली सड़ी सब्जियां होती है ना, और एनिमल का जो एक्सक्रीटा है हम बोल सकते हैं, दैट इज़ फार्म यार्ड, फार्म में. और कंपोस्टिंग में आपकी उसमें भी रॉटेड वेजिटेबल्स एंड एनिमल रिफ्यूज़ है, बट it is decomposed with the help of microorganism. इसमें microorganism if we use worms, अगर हम जो है आप देख भी पा रहे होंगे इसमें worms यूज़ किए हैं. दिस इज बर्मी कंपोस्टिंग. वर्म्स, अर्थ वर्म वगैरह जो है यूज़ करके जो है डिकम्पोजिशन की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बर्मी कंपोस्टिंग. तो वर्मी कंपोस्ट मैन्योर. एंड ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर जो है दैट इज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जैसे ये पहले तो ये ग्रो करवाई हुई ग्रीन प्लांट्स, और फिर इनके ऊपर क्या है, प्लॉइंग करके इस घास को ही क्या कर देते हैं, उसमें ही जो है खेत में ही वैसे ही इसके बीच में दब जाएगी, मिट्टी के बीच में. इट एक्ट्स एज अ ग्रीन मैन्योर. इसी को, क्योंकि जो इसके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे के सारे फिर से कैसे चले जाएंगे, सॉइल में ही चले जाएंगे. इसमें आपके दैट आर कॉल्ड ग्रीन मैन्योर. जिसमें सन हेम्प हो गया आपका, ये क्या है, एग्जाम्पल है आपके ग्रीन मैन्योर के. आफ्टर दैट बायो फर्टिलाइजर्स. बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली बायो का मीनिंग है लिविंग, ठीक है, बायो का मीनिंग होता है लिविंग. तो लिविंग कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलाइजर होते हैं? सो देयर आर लिविंग बीइंग्स यूज्ड. लिविंग बीइंग्स को यूज़ किया जाता है किसके लिए? ताकि सॉइल की फर्टिलिटी, और ये आपके मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या कर रहे हैं, ये भी तो सॉइल को फर्टाइल करने के लिए फर्टिलिटी तो बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले. तो बायो फर्टिलाइजर मीन लिविंग बीइंग्स को यूज़ करना सॉइल की फर्टिलिटी के लिए. तो लिविंग बीइंग कौन सा हो सकता है? एनाबिना, बैक्टीरिया, राइजोबियम आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी, जोला. दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड as a biofertilizer. Mean living beings are used for increasing the fertility of soil. आफ्टर दैट इरीगेशन. क्योंकि जब मैंने आपको सेकेंड पॉइंट करवाया क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फर्स्ट हमने किया था, फर्स्ट जो किया था दैट इज़ अ क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट. अब सेकेंड के अंदर हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. आफ्टर दैट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बाद इरिगेशन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें 3 पॉइंट आएंगे. एंड थर्ड वन इज क्रॉपिंग पैटर्न. सो इरिगेशन क्या है? द टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स. इसमें क्या है, हम वाटर देंगे क्रॉप को बाय मीन्स ऑफ कैनल, रिजर्वायर, वेल्स के थ्रू दे सकते हैं, ट्यूब वेल्स के थ्रू दे सकते हैं. गिविंग वाटर टू द प्लांट्स इज कॉल्ड irrigation, and the different ways by which we can give the water to the plants. What is the importance of irrigation? Irrigation की importance क्या है? Because hydrogen and oxygen that is required by the plants is get from the water. जो हम water देते हैं ना उसको, तो that is essential for these nutrients, hydrogen and oxygen. Moisture available in the soil leads to germination of seed. ऑब्वियसली जब हम वाटर देते हैं तो सॉइल में मॉइस्चर आता है, और वो किसके लिए हेल्पफुल है? आप जो सीड की ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए. आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम. कैनल सिस्टम, नहरें जिसको बोलते हैं, कैनाल सिस्टम हो सकता है, टैंक्स हो सकते हैं, वेल्स होते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम भी होता है एक, ठीक है. रिवर लिफ्ट सिस्टम मतलब जिस जगह पे कैनाल या फिर हम बोल सकते हैं टैंक्स वगैरह वर्क नहीं करते हैं, रिवर अगर पास में बह रही हो तो वहाँ से वाटर लिफ्ट करके जो है इरिगेशन की जाती है. सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम. एंड थर्ड वन इज क्रॉपिंग पैटर्न. तो क्रॉपिंग पैटर्न 3 टाइप्स की, दैट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग फर्स्ट वन, सेकेंड इज इंटर क्रॉपिंग, एंड थर्ड वन इज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन ये है, ठीक है. इंटर क्रॉपिंग इज दिस वन. So we will study about this in one by one. First one is mixed cropping. What is mixed cropping? Obviously seeds को mix करके जो है उसमें जो है
जो क्रॉप है वो उगाई जाएगी। कैसे? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिफरेंट क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम फील्ड। ये आपको सेम फील्ड दिख रहा है, इसमें जो है सारी की सारी क्रॉप जो सीड्स है मिक्स करके उसमें ग्रो करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किस किस को ग्रो कर सकते हैं? कॉटन एंड ग्राउंड नट, मेज एंड उर्द, राइस विद ज्वार और मेज, लाइक हम जो है वीट विद मस्टर्ड, उनको जो है ग्रो करवा सकते हैं। अब मिक्स क्रॉपिंग का फ़ायदा क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग सेव्स टाइम एंड लेबर ऑफ फार्मर्स। मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग से फार्मर का भी क्या बचेगा? टाइम बचेगा, क्योंकि एक ही जगह पे दो दो क्रॉप्स उसको मिल जाएंगी, तीन भी मिल जाएंगी। इट हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का जो है ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सारी के सारी सॉइल जो है जब एक ही जगह पे ज़्यादा क्रॉप लगाई जाएगी तो सारी की सॉइल क्या है? यूटिलाइज हो गए। इट अवॉइड डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट, बिकॉज जैसे पीज की क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, पीज मटर है, तो मटर के जो दाने होते हैं ना, उसके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। अगर आपने पीज भी लगाए और उसके साथ में कोई दूसरी क्रॉप भी ग्रो की है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट जो है, पी को तो देगा ही न्यूट्रिशन, बट जो साथ में क्रॉप लगाई होगी उसको भी न्यूट्रिशन देगा। तो इससे क्या होगा? सॉइल के न्यूट्रिएंट जो है वो ख़त्म नहीं होंगे, डिफरेंट न्यूट्रिएंट, क्योंकि हर एक प्लांट की अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। तो ये सबकी क्या है, अगर मान लो एक ही तरह की क्रॉप होती तो क्या करते? वो सारे न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब करते रहते सॉइल से, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप है तो सबकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो इस तरह से जो है सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट जो है वो डिप्लीट नहीं होंगे। आफ्टर दैट इंटरक्रॉपिंग। व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग? इंटरक्रॉपिंग इज द ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स। अब इसमें भी रो पैटर्न चलेगा, मतलब ये आप देख पा रहे होंगे एक रो में अलग है, ठीक है, इस रो में अलग क्रॉप ग्रो की गई है, तो इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। करनी तो इसमें भी दो और दो से ज़्यादा क्रॉप्स कर सकते हैं एक ही फील्ड में, बट रो पैटर्न फॉलो होगा। और इंटरक्रॉप आपने जो अभी पहले मिक्स क्रॉपिंग की, उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं है कि इस रो में ये रो पैटर्न किसी तरह का भी हो सकता है। आफ्टर दैट इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी हम वीट विद बाजरा प्लस लोबिया, ऐसे अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स को एग्जांपल दे रखे हैं, इनको हम जो है ग्रो करवा सकते हैं। आफ्टर दैट इंटरक्रॉपिंग का क्या एडवांटेज है? इट एंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ऑब्वियसली इसमें भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगी, खेत कहीं से भी क्या होगा, फील्ड खाली नहीं होगा, हर जगह क्या होगी, क्रॉप होगी, तो सारे के सारे जो है न्यूट्रिएंट जो है यूटिलाइज होंगे। इट चेक्स स्प्रेडिंग ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेज टू ऑल प्लांट, बिकॉज पेस्ट और के लिए भी क्या होगा, स्प्रेडिंग हो जाते हैं एक क्रॉप से। मान लो अगर यहाँ पे जो है जो पेस्ट यहाँ लगा है तो वो यहाँ नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक उससे आगे, क्योंकि मान लो वो इस क्रॉप को खाता है तो वो दूसरे में नहीं स्प्रेड होगा, क्योंकि इसके साथ में तो दूसरी क्रॉप है, तो ये स्प्रेड नहीं होगा, डिजीज़ एक प्लांट से दूसरे प्लांट को स्प्रेड नहीं होंगे, क्योंकि कुछ पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो पर्टिकुलर एक ही क्रॉप को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। माइक्रोब्स, फंगस हो गया आपका, तो इस तरह से जो है डिजीज़ जो है फैलेंगी नहीं, सारे प्लांट में नहीं फैलेंगे अगर बीच में बैरियर हो एक्ट करेगी दूसरी रो। बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न, और ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगी। आफ्टर दैट क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन इज़ नथिंग बट आपने एक ही खेत में एक ही तरह की फसल नहीं लगानी है, बार बार चेंज करके दूसरी। तो अभी जैसे मैंने आपको पीस का एग्जांपल दिया था, पीस की ही लगाई है तो अगली बार दूसरी क्रॉप हो गई। तो इस तरह से न्यूट्रिशन जो है वो रोटेट होते रहते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड। अल्टरनेट वे में जो है इसको ग्रो करेंगे, और इसकी एडवांटेज क्या है, क्रॉप की क्वालिटी इंप्रूव होगी। इट कीप्स द लैंड ऑक्यूपाइड, मतलब मैक्सिमम टाइम के लिए। मान लो आपने एक क्रॉप लगाई, ये फील्ड है आपने, इसमें आपने क्रॉप जो है लगा दी, ठीक है। अब क्रॉप तो आपने लगा दी, जब आप इसके बाद दूसरी क्रॉप ग्रो कर देंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम टाइम आपकी जो फील्ड है वो खाली नहीं रहेंगे, आप एक के बाद दूसरी, क्योंकि दूसरी का टाइम आ जाएगा। तो इट कीप्स द लैंड जो है हमेशा क्या रहेगी, ऑक्यूपाइड रहेगी, और सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी, पेस्ट कंट्रोल होगा। आफ्टर दैट क्रॉप प्रोटेक्शन, लास्ट पॉइंट इज क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? इट इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप्स एंड द हार्वेस्टेड क्रॉप। जो ग्रो कर रही है उसकी भी प्रोटेक्शन करनी है, और जो हार्वेस्ट करने के बाद है उसकी भी प्रोटेक्शन करनी है।
तो इट कैन बी कंट्रोल्ड, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ होनी चाहिए, ऑप्टिमम टाइम पीरियड जो है ऑप्टिमम होना चाहिए क्रॉप को सो करने के लिए, क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉपिंग सिस्टम, जैसे क्रॉप की रोटेशन करते रहने हैं, क्रॉपिंग जो है सिस्टम फॉलो होना चाहिए। आफ्टर दैट वीड कंट्रोल, क्रॉप की प्रोटेक्शन, व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर द एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रोन अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप। आपने तो एक क्रॉप मक्की की फसल बोई, बट नीचे जो है छोटे छोटे और प्लांट ग्रो कर जाते हैं। व्हाट आर दैट प्लांट्स? दैट एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रोन along with the main crops that are called weeds. So weeds, these are the some of the examples of the weeds. जैंथियम, गोखरू जिसको बोलते हैं, पार्थिनियम, गाजर घास, सिप्रिनस रोटंडस, मोठा, उपनिषद, these all the few examples of weeds, and we can be control them by removal by hands or removal by ट्रॉवेल और खुरपी, और बाय यूजिंग वीडीसाइड्स, केमिकल्स भी स्प्रे कर सकते हैं जिनको हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। आफ्टर दैट स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन्स थ्रू आउट द ईयर। लोग जो है, ऐसा नहीं है कि क्रॉप है तो एक बार ही, फॉर एग्जाम्पल गेहूं है तो गेहूं का तो एक सीजन है ना, विंटर क्रॉप है वीट आपकी, सो रवि क्रॉप है तो वो तो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो करेगी। आफ्टर दैट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द, अब साल भर ही लोगों को क्या चाहिए, वीट तो साल भर चाहिए, तो दैट इज़ अवेलेबिलिटी तो उसकी चाहिए, तो इसलिए स्टोरेज जो है ग्रेन्स की सीलोज में, ऐसे जो है सीलोज में जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, ऐसी जगह पे क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। आफ्टर दैट इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, उनको पेस्ट से भी बचाना है, तो उसके लिए इंसेक्ट को, अब इंसेक्ट करते कैसे हैं उसको, मतलब इंसेक्ट जो है हार्म कैसे पहुंचाते हैं क्रॉप्स को, तो बाय कटिंग प्लांट विद रूट, बोलते हैं ना कि प्लांट की तो भी नीचे से तो जड़ें ही खराब कर दी हैं, प्लांट की तो खा ही ली है, तो व्हाट आर दैट इज कटिंग। तो ये पेस्ट है जो ये क्या करते हैं, कट कर देते हैं रूट्स और स्टेम्स और लीव्स को। बाय सकिंग सेल सैप, मतलब सेल की जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसको ही चूस लेंगे, ठीक है, सक कर लेंगे। दे बोर इनटू स्टेम, और फ्रूट को ही खा जाएंगे, ठीक है, बोर उसमें होल कर देंगे। सो पेस्टिसाइड्स कैन बी यूज फॉर दैट, पेस्टिसाइड्स वी कैन से दैट आर यूज टू कंट्रोल और किल द पेस्ट को मारने के लिए जो दवाई यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। तो प्लांट डिजीजेस कौन सी होती हैं? ब्लैक स्टेम, रस्ट ऑफ व्हीट, लूज मट ऑफ व्हीट, तो व्हीट की लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज भी खराब हो जाते हैं। सो दीज आर द फ्यू diseases that are created in the plant by the few insects. So this, ये जो पेस्ट कंट्रोल है इसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। आफ्टर दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं, सो मतलब ऐसे विदाउट यूजिंग केमिकल्स, केमिकल के बिना यूज़ किए फार्मिंग करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट आर कॉल्ड, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, मेन्योर, बायो फर्टिलाइज़र, एनिमल हस्बेंड्री, सो क्रॉप रोटेशन, मतलब ये सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर आते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलप करना, टू डेवलप एन अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी ओवर केमिकल फार्मिंग, केमिकल से लोगों को क्या करना, बचाना, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स आजकल यूज़ होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या है, बीमारियां हैं। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, वी कैन से दैट। आफ्टर दैट एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या है? साइंस ऑफ रियरिंग, फीडिंग अप एनिमल, क्योंकि प्लांट सोर्स है और एनिमल सोर्स है। क्या है? प्लांट सोर्स से हमें खाना मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। तो प्लांट से तो हमने देख लिया कि प्लांट की कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, बट एनिमल्स में कैसे? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री किसको बोलते हैं? जो हम ये क्या करते हैं, जो एनिमल्स की रियरिंग करते हैं, पालते हैं, उनको फीड कराते हैं, केयर करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, डिजीज से बचाते हैं, व्हाट आर दैट, जिस इस साइंस को ही हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। उन एनिमल्स की कैसे टेक केयर करना, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना होगा? प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल, प्रोवाइडिंग फ्रेश वाटर एंड गुड शेल्टर टू एनिमल्स। एनिमल रखे हैं तो उनकी देखभाल तो करनी पड़ेगी ना, बिकॉज दे आर गिविंग द एनिमल प्रोडक्ट्स। सो फूड, प्रॉपर हेल्थ एंड प्रोटेक्शन, प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, ताकि गुड क्वालिटी की जो है हमें प्रोडक्ट मिले एनिमल से भी।
Okay, this is about this chapter, and the left topic we will discuss in the next video. I hope you like it. If you like it, then like and subscribe this channel. Thank you.